हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं जो आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने जा रहा हूं, इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो पूरा पेपर एकदम बेहतरीन तरीके से जरूर सॉल्व करिएगा और जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा उसको तैयार कर लीजिएगा। और जो ऑफिशियल आप लोग का मॉडल पेपर आया है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। तो उसका लिंक आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लेंगे, वहां से जाकर के एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर जो आप लोग इन सब का पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैंने 2024 के 2023 के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर डाल रखे हैं, तो वहां से जाकर के देख करके सारे के सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। जिन बच्चों को क्वेश्चन का आंसर आएगा बताते रहेंगे, ठीक है। शुरुआत में निर्देश दिए गए हैं, तो निर्देश उसी तरह से है जिस तरह से आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था, ठीक है। आपका प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा। शुरुआत में खंड आ होगा, जिसमें बहुविकल्पीय 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसको क्या करना होगा और मार्कशीट पर करना होगा। उसके बाद में खंड जो आपका बा होगा, उसमें वर्णात्मक प्रश्न होंगे, कितने 50 नंबर का ये होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद में चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए खंड आप आ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें क्या बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। मैं इसको जूम कर दूं थोड़ा सा, और क्योंकि जगह है तो जूम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से देखेंगे क्या आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इसको चलिए सॉल्व करते हैं। जिनको स्क्रीन शॉट करना है स्क्रीन शॉट करते रहेंगे, बाकी पीडीएफ तो मैं ही दे दूंगा। इसमें क्या कह रहा, शुक्ल का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है वंशीधर शुक्ल, उसके बाद में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद में बैकुनाथ शुक्ल, उसके बाद में है रामचरण शुक्ल। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे कौन सा हो जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, लगभग हर बार क्वेश्चन में पेपर में आता रहता है। इसमें क्या कहा जा रहा है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। इसके लेखक कौन है, जल्दी से आप लोग देखेंगे बताएंगे। जैनेंद्र, यशपाल, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, प्रेमचंद इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसके बाद बढ़ेंगे, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुक्ल के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ठीक है, इसमें कौन शुक्ल के नाटककार नहीं है। तो देखेंगे, जल्दी से बताएंगे। जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है, उसके बाद में राम कुमार वर्मा, ठीक है, हैं। उसके बाद में हरिकृष्ण प्रेमी, ये भी हैं, ठीक है। नहीं कौन है, जो यहाँ पर दिया गया है डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ठीक है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र किस युग के हैं, ये भारतेंद्र युग के हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है आप लोग का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ इसके बाद में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़िए और बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। इसमें पूछा क्या जा रहा है आपसे, प्रसिद्ध आत्मकथा के क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, उसके बाद में लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा उग्र, उसके बाद में लिखा गया है रामविलास शर्मा, ठीक है। कौन सा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से आप लोग देखेंगे बताएंगे। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा जा रहा है देखिए और बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। इसमें से यात्रा साहित्यकार कौन है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, राहुल संख्यातन, उसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6। इधर अब पद के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें क्या लिखा गया है, रेतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। कौन है आपको बताना है। देव, उसके बाद में है घनानंद, भूषण, बिहारी। तो कौन सा आंसर होगा आप लोग बताएंगे, कहेंगे भूषण, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी लगभग हर बार आता रहता है। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। इसके रचनाकार कौन है रामचंद्रिका के, जल्दी से आप लोग बताएंगे। बिहारी, केशवदास, भूषण या फिर मतीराम।
तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर जो दिया गया है बी ऑप्शन केशव दास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन को लिखा गया है प्रिय प्रवास किसकी रचना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप लोग इसको भी। पहला ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, उसके बाद में सियाराम शरण गुप्त, उसके बाद में दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो सही आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ओके, आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। इसके बाद में 9th नंबर हम लोग इसमें पूछ रहा है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, कौन है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, उसके बाद में है सुमित्रा नंदन पंत। कौन हो जाएंगे, जल्दी से बताएंगे आप लोग। राम की शक्ति पूजा, तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके रचनाकार जो हैं सूर्यकांत निराला त्रिपाठी। ठीक है, त्रिपाठी निराला। इस क्वेश्चन का जो दिया गया है ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन इसके बाद में है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतवादी युग का कवि नहीं है, कौन नहीं है आपको यही बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, उसके बाद में दिया गया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो हैं, ठीक है, भारतेंद्र युग के हैं। ठीक है, तो ये प्रगतवादी के नहीं होंगे। इस क्वेश्चन का जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे आपके व्याकरण के क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हास रस का अस्थाई भाव है, हास रस का अस्थाई भाव इसमें से कौन सा है, आपको ये बढ़ना है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है शोक, उसके बाद में लिखा गया है हास, उसके बाद में लिखा गया है रत, उसके बाद में लिखा गया उत्साह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हास हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सही कर लीजिएगा इसको। आगे एक लाइन लिखी गई है, ठीक है, एक पंक्ति लिखी गई है, ठीक है, इसको पढ़ना है और इसके बाद में बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, आप लोग पहचानना है इसको अलंकार। ठीक है, पहला दिया गया उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, उसके बाद में रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या फिर एमक अलंकार। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार इस क्वेश्चन का जो दिया गया है ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलंकार वगैरह एकदम बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होने वाला है फिर एग्जाम में। इसके बाद में यहाँ पर देखिए पंक्ति लिखी गई है, ठीक है, इसमें आपको छंद पहचानना है। ठीक है, लिख कर लोहित लेख डूब गए दीनामर आ, वायम संद सखी देख तरक बुदबुद दे रहा। ठीक है, इसको पढ़ करके बताना आपका इसमें कौन सा है। ठीक है, रोला दोहा, उसके बाद में वैरव, उसके बाद में है सोरठा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सोरठा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। पहले तो लिखने के लिए आता था, लेकिन से अब इस तरह से कोई पंक्ति दिया रहेगा उसमें पूछ लेगा कौन सा छंद है। ठीक है, तो ये भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखा गया है उप, ठीक है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, मतलब कौन सा इसमें से शब्द है जिसमें से उप उपसर्ग नहीं लगा है, ऐसा समझो आप लोग। तो उपदेश में भी उप उपसर्ग लगा है, उपनाम में भी उप लगा है, ठीक है, उपवन में भी उप लगा है। ठीक है, नहीं कौन से में लगा है, बी वाले में नहीं लिखा गया, जो ऊपर लिखा गया इसमें उप नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें क्या है, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, दैनिक शब्द जो लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर ये इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है आपको ये बताना है। तो प्रत्यय क्या होता है, बाद में लगता है। ठीक है, तो बताएंगे आप लोग, इक होगा या दिन होगा या निक होगा या फिर इनमें से सभी होगा। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन यानी कि इक सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें है लिखा गया है त्रिवेणी में कौन सा समास है। ठीक है, आपको पढ़ करके बताना है त्रिवेणी जो लिखा गया इसमें समास कौन सा, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास, द्विगु समास या अव्ययभाव समास। तो देखिए त्रिवेणी में त्रि आ रहा ना, मतलब इसको काउंट कर रहे हैं यानी कि गिन रहे हैं, तो गिनने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, द्विगु समास कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्विगु इस तरह से लिख लीजिएगा अगर जो आपको उस तरह समझने में दिक्कत है तो। ठीक है, आधा दाई ये भी बनाया गया है, यहाँ भी आधा दा ही है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से
गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? भागीरथी होता है, सुरसावरी होता है, देवनदी भी होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया कालिंदी, ठीक है, यही नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं पूछ रहा, तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ये किसकी पर्यायवाची है? अगर जो आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे क्या, यमुना की पर्यायवाची है, ठीक है, यमुना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। आगे हर बार आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, इत्यादि, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है संधि विच्छेद कौन सा है, ठीक है। इत्यादि में संधि विच्छेद आप लोग देखेंगे इत धन आद या इत धन आद या फिर इत्या धन आद या इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो लिखा गया इत धन आद है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो दिया गया ए ऑप्शन सही आंसर होगा। संधि विच्छेद आपके एग्जाम में आने ही है, तय है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है। या तो पूछ लेगा कौन सा संधि है, या फिर कोई शब्द लिखा रहेगा उसका संधि विच्छेद कौन सा होगा ये पूछ लेगा, या फिर इस तरह के दो शब्द इस तरह से प्लस में दिए रहेंगे, उसके बाद में पूछ लेगा इनको संधि विच्छेद के रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है, आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे 9th नंबर क्वेश्चन है, एक शब्द लिखा गया फल, इसका आपको बताना है तृतीय विभक्त और बहुवचन बताना, ठीक है। फल का तृतीय विभक्त और बहुवचन बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जो दिया गया है डी ऑप्शन फल है, ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है और वह विकल्प का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूछा गया हस्तु धातु रूप का वचन एवं पुरुष बताना है, ठीक है। इसका वचन भी बताना है और पुरुष भी बताना है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? एक वचन प्रथम पुरुष। तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इनको क्या करना है, आपको OMR शीट पर करना है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग चलिए बढ़ते हैं, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, उनका देखते हैं पेपर। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, कोई दिक्कत ना हो। बस 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। वर्णात्मक प्रश्न में पहला जो क्वेश्चन होगा आपका, दो गद्यांश दिए होंगे, उनमें किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब 3 क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर करने होंगे। गद्यांश कितने लिखे होंगे? 2 लिखे होंगे, उनमें से किसी एक का आंसर करना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है पहला गद्यांश, विश्वास पात्र मित्र से बड़ा रक्षा रहती है, ठीक है, मतलब बड़ी रक्षा रहती है उनसे, मतलब ज्यादा रक्षा करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखते ही पता पा गए होंगे कि कौन से चैप्टर से ये है क्वेश्चन, मित्रता चैप्टर से है। अब इसके बाद में इसको एकदम आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पूरा, ठीक है। वैसे तो आप लोग टेक्स्ट बुक जब पढ़े होंगे तब भी पढ़ लिए होंगे, लेकिन से फिर से यहाँ पर पढ़ना होगा। इसके बाद है नीचे 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है इसका जो गद्यांश दिया गया इसका क्या लिखना है, आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखेंगे कितना? 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद में गद्यांश में जो रेखांकित मतलब ये लाइनें खींची गई हैं, ठीक है, इसका क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। व्याख्या के लिए कितने? 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन दिया गया है, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है, ठीक है। तो इस पद्यांश को अगर जो आप लोग गद्यांश को सारी पढ़ेंगे एकदम अच्छे तरीके से, तो पता चलेगा किससे तुलना किया है और क्यों किया है, ठीक है। ये भी कितने? 2 नंबर का। तो टोटल कितने? 6 नंबर का ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर जो ये आ रहा तो करेंगे, नहीं तो इसके नीचे दूसरा दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा मैं और ऊपर कर दे रहा हूँ, ये वाला ऊपर वाला आ रहा तो चलो ठीक है, नहीं आ रहा तो इसको क्या करना, आपको पढ़ना है एकदम अच्छे तरीके से। उसके बाद में इसमें भी 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 2-2 नंबर के, इनका आंसर करना होगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। उसके बाद में गद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए, ठीक है। उसके बाद में नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है, जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा और क्यों, ठीक है। इस गद्यांश को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो टोटली ये भी 6 नंबर का है, तो चाहे ऊपर वाला कर लो चाहे नीचे वाला, दोनों में सेम सेम नंबर मिलने वाले हैं, दोनों बिल्कुल भी नहीं करना हमको, ओके। इसके बाद में आएगा आपका पद्यांश, ठीक है। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश कितने होंगे? 2 आपके पद्यांश लिखे होंगे, ठीक है, जिनमें से क्या करना होगा, एक पद्यांश का उत्तर देना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, उधो मन ना भयो 10-20, ठीक है, ये वाला दिया गया है। कहाँ तक है? नीचे भी और होगा शायद, बहुत लंबा दिख रहा है, हाँ, तो आप लोग पढ़ लेंगे इसको। इसके बाद में नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए, ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। इनका आंसर करना होगा, 2-2 नंबर का है। संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है, ठीक है। उसके बाद में नीचे एक लाइन लिखी गई है, इसमें आपको क्या बताना है, अलंकार बताना है, ठीक है। तो ये भी 2 नंबर का आपका रहने वाला है, ओके। अगर जो ऊपर वाला आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो नीचे भी दिया गया है, ठीक है। इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से। अगर जो ऊपर वाला आ रहा है तो ऊपर वाले करिए, नीचे वाला आ रहा है तो नीचे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पूरा होने के बाद में यहाँ पर आपको दिए गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। 3-6 नंबर का ये रहेगा, ओके। इसके बाद में आएगा आपका संस्कृत का क्वेश्चन, 3 नंबर,
इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब दो संस्कृत के गद्यांश लिखे होंगे और उनमें से किसी एक का, ठीक है, क्या करना होगा आपका, हिंदी में अनुवाद करना होगा और संदर्भ भी लिखना होगा। ठीक है, कितने, 5 नंबर का ये होने वाला। संदर्भ के लिए कितना, 2 नंबर, और अनुवाद करेंगे तो इसके लिए कितना, 3 नंबर। ठीक है, जो अनुवाद करना होगा जितना पूरा लिखा होगा सबका सब करना। ठीक है, इसमें रेखांकित नहीं किए गए हैं, तो आप लोग इससे बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। चल रहा है, ठीक है। ऊपर दिया गया था, उसके बाद नीचे भी दिया गया है, दो दो दिए गए हैं, तो दोनों में से कोई और कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक मिला प्रकार से कह सकते हैं जो आपका पेपर है बहुत ही आसान है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अथवा में है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। ठीक है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे आप लोग। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, 5 नंबर का ये भी संदर्भ लिखना है और क्या करना, हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, 2 नंबर संदर्भ के लिए, 3 नंबर अनुवाद के लिए, टोटल कितने, 5 नंबर का ये। ठीक है, अब इसमें भी 2 दिए होंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 दिए गए हैं, एक तो ये है, इसके अलावा एक ये है। ठीक है, तो जो भी आपको आसान लगे, ठीक है, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तैयार कर लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके बाद में आएगा आपका खंडकाव्य। ठीक है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो खंडकाव्य कितने, 3 नंबर का होने वाला है। जो भी खंडकाव्य आपके सिलेबस में है, ठीक है, उसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि फिक्स है एग्जाम में आएगा ही आएगा। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हो सकता है आए ना आए, नहीं, ऐसा मत सोचिएगा। आप लोग एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी होगा, जैसे गांधी जी का चरित्र चित्रण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सिद्धार्थनगर और बस्ती वाले बच्चे हैं, ठीक है, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कहाँ क्या चलता है खंडकाव्य। और आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताते रहिए कि आप लोग को क्लास कैसा लगता है। ठीक है, मैं कमेंट सबका पढ़ता हूँ और पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जब आप लोग कमेंट करते हैं, ठीक है, तो जरूर अपना कमेंट करिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। इसमें क्या है, का वाला क्वेश्चन दिया गया है। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब ऑप्शन में कितने दिए गए हैं, 3 लोग दिए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद जयशंकर प्रसाद, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तीनों को तीनों आप लोग याद करेंगे। ठीक है, अगर जो याद है तो एक बार जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सर हमें याद है ये तीनों के तीनों। ठीक है, कितने, 5 नंबर का ये होने वाला है। अगर जो जीवन परिचय लिखेंगे तो 3 नंबर, 2 नंबर क्या होगा, उनकी एक रचना का है। ठीक है, इसी प्रकार से कवि में होगा। यहाँ पर लिखा गया खा वाला क्वेश्चन। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, कितने, 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, 3 और 2 में। मतलब क्या है कि 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर उनकी एक लेख रचना पर लिखने पे। ठीक है, ऑप्शन में कौन कौन से दिए गए हैं, महाकवि सूरदास, उसके बाद में बिहारी लाल महादेवी वर्मा। ठीक है, उसके बाद में श्याम नारायण पांडे। ठीक है, तो जिनको करना होगा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या कह रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, कितने, 2 नंबर का एक श्लोक लिखने के लिए आएगा, तो श्लोक जरूर से जरूर तैयार करेंगे। ठीक है, कम से कम 3। ठीक है, क्योंकि 2 फिक्स है, ऊपर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा बचा रहेगा, हो सकता है आपने जो याद किया वही आ जाए, तो इसलिए 3 याद करके रखिएगा। नहीं तो क्या पता चला जो याद किए थे वही एग्जाम में भी आ गया। ठीक है, ऊपर तो दिए गए थे ना, तो उसको नहीं लिख सकते आप लोग। इसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, कितने, टोटल 4 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, 2 का आंसर करना है। ठीक है, कितने, 2 नंबर का ये होने वाला है आपका। ठीक है, इसके बाद में आएगा आपका 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 8 के बाद 9 है। हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध कितने नंबर का होगा, 7 नंबर का होगा। ऑप्शन में 4 4 दिए गए, चारों में से किसी एक पर लिखना है। विज्ञान, वरदान या अभिशाप। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या और समाधान। ठीक है, जल है तो कल है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार रिपीट होते रहते हैं, तो मैंने चारों को सिलेक्ट करके रखा है। ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार जरूर से जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है 100 से 200 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो कोई जरूर नहीं है, आप लोग इसको काउंट करिएगा, लगभग आप लोग लिख सकते हैं 200 300 400 जो भी लिखना होगा लिखिएगा। 7 नंबर का है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा इतना बढ़िया से लिखने का कि 1 नंबर भी उसका काटने का मन ना करे एग्जाम को। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी कर लेंगे आप लोग। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, क्या, प्रार्थना पत्र लिखने के लिए। ठीक है, प्रार्थना पत्र लिखिएगा या फिर जो कुछ भी लिखना होगा उसको लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जैसे कभी कभी छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र आ जाता है। ठीक है, तो कभी क्या होता है कि
यहाँ पर जैसे दिए गए हैं, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। ठीक है, तो उसके लिए प्रार्थना पत्र मतलब जो कुछ भी आ जाए, ठीक है, उस तरह से करना होता है। कितने नंबर का? ये 4 नंबर का होता है। ठीक है, तो आप लोग प्रार्थना पत्र हो गया या फिर छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र हो गया, ठीक है, या फिर लेटर हो गया, जो कुछ भी है आप लोग तैयार कर लीजिएगा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपके पेपर में टोटल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इतने 70 नंबर का पेपर होगा। तो आई होप प्यारे बच्चों आपने ये पूरा पेपर जरूर देखा होगा। अगर जो देखें अच्छे से अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये पेपर कैसा लगा और इसके बाद में कौन से सब्जेक्ट का पेपर आप लोग देखना चाहते हैं। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।